बदायूं हत्याकांड में 2 दिनों से फरार चल रहे जावेद को पुलिस ने दबोच लिया है। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या में शामिल मृतक साजिद का भाई जावेद देर रात बरेली से गिरफ्तार हुआ है। जावेद घटना के बाद मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया था। देर रात सैटेलाइट बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले किया। जावेद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। उधर बरेली पुलिस और अधिकारी जावेद की गिरफ्तारी से इनकार कर रहे हैं। दूसरी ओर दावा है कि जावेद दिल्ली से आकर बरेली में सरेंडर करने की फिराक में था। उधर आयुष आहान की मां ने कहा कि साजिश मेरे घर आया और मुझसे 5,000 रुपये मांगे। जब मैंने उसे पैसे दे दिया तो वह ऊपर चला गया। जैसा मेरे बेटे खेल रहे थे, फिर उसने मेरे बेटों को बेहरामी से मार डाला। मुझे न्याय चाहिए। जावेद से पूछताछ हमारे सामने होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से मांग की है कि ईडी को उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि ईडी कोर्ट के सामने ये आश्वासन दे कि अगर वो समन का पालन करेंगे तो उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने के लिए 9वां समन भेजा था, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है। चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर ऐसा करना अराजकता पैदा करना होगा। टिप्पणी करते समय अदालत ने यह भी कहा कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, जिन्हें नए कानून के तहत चयन पैनल में बदलाव के बाद चुना गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की बेंच ने कहा, आप यह नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है। याचिकाकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए कि यह नहीं माना जा सकता है कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून गलत है। पीठ ने कहा, जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। चुनाव नजदीक है, सुविधा के संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने मंगलवार को घोषणा की कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ऋण को अनुदान में बदलने के लिए चीन के साथ राजनयिक प्रयास शुरू किए गए हैं, क्योंकि यह आय जुटाने में विफल रहा। इसके बजाय और अधिक ऋण बढ़ गया। यह विपक्षी विधायक चंदा चौधरी द्वारा बढ़ते घटे और बढ़ते खर्च के बारे में सवाल उठाने के बाद आया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋण को अनुदान में बदलने के लिए बातचीत चल रही है। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो 1 जनवरी 2023 को खुला, चार्टर्ड चीनी उड़ानें को छोड़कर जो दुर्लभ अवसरों पर दिखाई देती है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं देखी गई। 21 मार्च 2016 को नेपाल और चीन 1.37 बिलियन चीनी युआन की कुल ऋण राशि निर्धारित करते हुए एक ऋण समझौते पर पहुंचे, जिसमें से 355.9 मिलियन चीनी युआन ब्याज मुक्त ऋण के रूप में घटित किए गए थे। नेपाल का नागरिक उड्डयन प्राधिकार हिमालयी राष्ट्र का विमानन नियामक निकाय वर्ष 2036 तक ऋण राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। पिछले साल हवाई अड्डे के उद्घाटन से कुछ दिन पहले नेपाल में चीनी राजदूत ने एक ट्वीट में दावा किया है कि हवाई अड्डा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा था, जिसे नेपाल सरकार ने खारिज कर दिया था। नेपाली अधिकारियों ने कथित तौर पर अनुरोध किया है कि हवाई अड्डे की वित्तीय चुनौतियों के कारण चीन ऋण को अनुदान में बदल दे। सितंबर के अंत में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की बीजिंग यात्रा के दौरान इस मामले पर चर्चा हुई थी। अपनी बेदाग इमेज और बेबाक राय के लिए पहुंचाए जाने वाले भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय न्याय सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की समस्याओं तक पर बातचीत की और उसमें सुधार के लिए की जा रहे उपायों पर भी खुलकर अपनी राय रखी। सीजेआई ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन हर आम आदमी की न्यायपालिका तक पहुंच को बताया है। सुप्रीम कोर्ट तक आम जनता की पहुंच और अदालत में आने वाले मामलों के साथ ही यहां टेक्नोलॉजी
के इस्तेमाल तक पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जवाब, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच एक दूसरे के साथ संवाद में बदलाव लाना होगा। लोगों का पहला संपर्क डिस्ट्रिक्ट न्यायपालिका के साथ होता है। आम नागरिकों को कोई भी समस्या आती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनका आना मुश्किल होता है, इसलिए वह पहले जिला न्यायालय में जाते हैं। इस परिदृश्य से मुझे लगा कि हम जिला जजों के साथ जुड़कर यह समझे कि आखिर जिला न्यायपालिका में क्या परेशानियां हैं। जब हम जिला न्यायपालिका को मजबूत करेंगे तब हम वास्तव में मजबूत होंगे। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने बसपा को मिले चुनावी बॉन्ड की जांच की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए सामने आई जानकारी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 56% फंड मिला था, कांग्रेस को सिर्फ 11% फंड मिला। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड कैसे मिल गए। कांग्रेस के बैंक खाते अवैध रूप से फ्रीज किए गए। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के व्यवहार की कड़ी निंदा की। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस को आर्थिक चोट पहुंचाने की साजिश रची है। एआईसीसी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी से सवाल किया कि वे कांग्रेस के बैंक खाते कैसे फ्रीज करेंगे। उन्होंने कहा कि फंड को बांधना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वे चुनाव से पहले कांग्रेस को वित्तीय झटका देने की कोशिश कर रही है। अब सीताराम केसरी के युग के मुद्दे पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। खड़गे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे छोटी छोटी गलतियों को रोककर कठोर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी हरकतें जारी रही तो देश में लोकतंत्र का बचना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने 1 महीने से अधिक समय से अपने खाते फ्रीज कर रखे हैं। इस वजह से हम अपने खातों में मौजूद 285 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या वे सभी नियम कांग्रेस पर लागू होते हैं जो किसी भी पार्टी पर लागू होने नहीं होते हैं? उसने पूछा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछे कि ठीक चुनाव के समय हमारी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करना गलत है। अभिनेत्री कृति करबंदा और पुलकित सम्राट जब 20 मार्च को अपनी शादी के बाद मुंबई वापस लौटते समय मुंबई हवाई अड्डे पर देखे गए तो सभी मुस्कुरा रहे थे। कई वर्षों के प्रेमलाप के बाद अभिनेताओं ने 15 मार्च को दिल्ली में 7 फेरे लिए। नवविवाहित जोड़े हाथ में हाथ डाले चल रहे थे और मुस्कुराहट के साथ पापराजी के स्वागत कर रही है। कृति करबंदा ने एक साधारण लेकिन सुंदर गुलाबी अनारकली चुनी, जबकि पुलकित सम्राट ने शादी के बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति के लिए नीला कुर्ता पहना है। उन्होंने प्रशंसकों के साथ तस्वीरें भी क्लिक की और पापराजी और प्रशंसकों को मिठाइयाँ बांटी है। रेडी रेडी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। अभी तो छोड़ दो, अभी तो छोड़ दो। रुक जाओ। रेडी रेडी। मुबारक हो तुमको। बंदिश का है तो ये ना पार्टी। पीछे देख के पीछे गाड़ी। यूबीटी नेता संजय राउत ने औरंगजेब का जन्म गुजरात में होने का दावा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी की। 21 मार्च को राउत ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी पर स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा कि पीएम मोदी को रोना बंद करना चाहिए और प्रधानमंत्री होने की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे भाषणों को ध्यान से सुनते हैं। वह महाराष्ट्र में दिए जा रहे विपक्षी भाषण के आधार पर अपनी रणनीति बनाते हैं। उसकी रोने की आदत कभी खत्म नहीं होती। वह देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें रोना बंद करना चाहिए और प्रधानमंत्री होने का अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। औरंगजेब को लेकर एक बयान क्या है? औरंगजेब को लेकर आपने बयान दिया जिसके ऊपर प्रधानमंत्री किसने बोला है ये औरंगजेब का बयान? बहुत ध्यान से सुनते हमारा भाषण प्रधानमंत्री जी। देश के प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के कोने में एक भाषण हो रहा है, उसमें से कोई 2-4 वाक्य 2-4 सेंटेंस पिकअप करते हैं और उसके ऊपर अपने आगे की रणनीति बनाते हैं। राहुल गांधी जी ने शिवाजी पार्क पर भाषण किया और शक्ति का जिक्र किया। एक शक्ति मोदी जी के पीछे। मोदी वो शक्ति के नाम पर रोने लगे। देखो देखो शक्ति 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 के नाम पर अघोरी शक्ति, धन शक्ति। उस बारे में राहुल जी ने कहा कि मोदी जी के पीछे एक धन शक्ति है।
एक अघोरी शक्ति, दैवी शक्ति नहीं अघोरी शक्ति है। तो मोदी जी रोने लगे। बार बार उनको रोने की जो आदत है वो ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री है, ये रोना धोना बंद करना चाहिए। अब हमने क्या कहा कल के सभा में, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की माता राजमाता जिजाऊ का जन्म हुआ, वहां हमारी सभा हुई और वहां हमने कहा कि महाराष्ट्र से। बीजेपी नेताओं और यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा, 2014 के चुनाव से लगता है जब जब चुनाव में मोदी की सक्रियता रहती है तब तब लोकतंत्र के नेताओं ने अपने अनर्गल के खिलाफ नारेबाजी की है, बयानबाजी की है और देश की जनता ने उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। एक बार फिर से एक माइक्रोस्कोप का दौरा शुरू हुआ है और मैं ये कह रहा हूँ कि देश की फिर से जनता को जवाब देने वाले जेई और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी ने कहा। इसके साथ ही प्रजापति ने राहुल गांधी के बयान की एक और कड़ी निंदा की है। कि औरंगजेब की मानसिकता और प्रधानमंत्री की मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री ने इनके बयान पे कहा कि सभी विपक्षी मिलकर 104 गालियां हमें दे चुके, मेरा सर भी कलम करने के लिए इन्होंने आह्वान किया, लेकिन इसका जवाब देश की जनता और देश देगी इस लोकसभा चुनाव में। देखिए 2014 के चुनाव से लगातार 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का 22 का चुनाव हो, जब जब प्रधानमंत्री चुनाव में प्रधानमंत्री की सक्रियता रही है तब तब विपक्ष के नेताओं ने अनर्गल बयानबाजी उनके प्रति की है और देश की जनता ने उतना ही बड़ा आशीर्वाद। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री है। अगर उन पर नई उत्पाद नीति में लाभ लेने का आरोप लग रहा है, ईडी जैसे संस्था समन कर रही है, तो सच को अंश कैसा। उन्होंने कहा कि हम पर कोई आरोप लग रहा है कि और हम निर्देश है और तब अपनी बात जाकर संबद्ध एजेंसी के पास कहे। नीरज कुमार ने कहा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री होकर के अपनी बात कहने में आप लाचार है, अपने आप को महसूस करते हैं, तो ये दुर्भाग्यजनक और चिंताजनक बात है। माननीय अरविंद केजरीवाल जनता के द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। अगर उन पर नई उत्पाद नीति में लाभ लेने का आरोप लग रहा है, ईडी जैसी संस्था 9 बार सम्मन कर रही है, तो सच को आँच किस बात का है भाई। अगर हम पर आरोप कोई लगा रहा है और हम निर्दोष हैं तो अपनी बात जाकर करके संबद्ध एजेंसी के पास कहेंगे। जब राज्य के मुख्यमंत्री होकर करके अपनी बात कहने में आप लाचार अपने आप को महसूस करते हैं तो ये तो दुर्भाग्यजनक और चिंताजनक बात है। और बचाव का तरीका आपने अपनाया कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर रहे हैं, उसकी आज़ादी आपको है, लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद जो शराब माफियाओं को आर्थिक